नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम कुछ ऐसे ज़रूरी जीवन सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं जो हमें मिली सामग्री से उभर कर आए हैं। ये वो बातें हैं जो शायद एक बेहतर, ज़्यादा संतोषजनक ज़िंदगी जीने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो तैयार हो जाइए इन विचारों को गहराई से समझने के लिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने और जीने का एक नजरिया है ना। ये बातें हमारी सोच, हमारे रिश्तों और मुश्किलों का सामना करने के हमारी हिम्मत पर गहरा असर डाल सकती हैं। आज हम इन सिद्धांतों के पीछे की सोच को, मतलब चूं को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी की बड़ी तस्वीर से कैसे जुड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत से, आत्म स्वीकृति, यानी खुद को अपनाना। इसका मतलब है अपनी अच्छाइयों, कमियों, कामयाबियों और नाकामियों सबको बिना ज्यादा टोका टाकी या खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश के गले लगाना। जैसे है वैसे ही खुद को कबूल करना, सीधी सी बात। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि देखिए, अगर हम खुद को ही पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो बाहर से कितनी भी तारीफ मिले या हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो खुशी या सुधार कहीं ना कहीं अधूरे लगते हैं। जब तक नींव मजबूत ना हो, इमारत कैसे टिकेगी, है ना। तो खुद को स्वीकारना ही वो नींव है। और एक दिलचस्प बात ये थी कि कैसे हम दूसरों की गलतियों पर, मतलब दोस्तों की नाकामियों पर तो आसानी से हमदर्दी दिखा देते हैं, लेकिन खुद के लिए वही धैर्य और प्यार दिखाना मुश्किल हो जाता है कई बार। आत्म स्वीकृति इसी रुकावट को तोड़ती है। ये खुद की लगातार आलोचना करने और वो जो कम आत्मसम्मान का चक्कर है, उससे बाहर निकलने में मदद करती है। यार, समझने वाली बात यह है कि आत्म स्वीकृति इतनी ताकतवर क्यों है। असल में कई कारण हैं। पहली बात, ये हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाती है, तो हमें बाहर से तारीफ या मान्यता की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, हम अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। दूसरी, ये हमें ज्यादा लचीला बनाती है, रेजिलिएंट। जब हम अपनी कमियों को स्वीकारते हैं तो असफलताएं या आलोचनाएं हमें उतना तोड़ती नहीं, हम उनसे जल्दी उभर पाते हैं। और तीसरी, हम ज्यादा सच्चे बन पाते हैं, ऑथेंटिक। हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखते हैं, ना कि वो जो शायद समाज हमसे उम्मीद करता है। सच कहें तो ये बाकी सभी निजी विकास की कोशिशों का आधार है। बिल्कुल, और इससे जीवन में उतारने के कुछ तरीके भी सामने आए, जैसे रोजाना खुद को याद दिलाना कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ या मैं काफी हूँ। ये सुनने में शायद बहुत आसान लगे, पर लगातार करने से फर्क पड़ता है सच में। दूसरा तरीका है माफ करना सीखना, अपनी पिछली गलतियों से सबक लेना, पर उन्हें पकड़कर बैठे न रहना। ये सोचना कि अच्छा, मैंने इससे क्या सीखा, बजाय इसके कि ओ मैंने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, और माइंडफुलनेस या ध्यान की प्रैक्टिस भी इसमें बहुत मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को बिना जज किए देखें, बस आते जाते हुए। रोज बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना और विचारों को बस देखना। इससे हम खुद को बिना आलोचना के देखना सीखते हैं। और एक और तरीका है अपनी कमियों को अपनाना। ये देखना कि हमारी कौन सी कमजोरी असल में हमारी ताकत भी हो सकती है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा सोचता है तो हो सकता है वो बहुत ध्यान से और गहराई से चीजों को समझता हो, है ना। सही कहा। और जब भी मन में अपने लिए कोई नेगेटिव बात आए तो रुककर सोचना, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी एक सोच है। अगर सिर्फ सोच है तो उसे वहीं बदलना। शुरुआत में छोटे कदम लेना जरूरी है। एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दें। शायद अपनी भावनाएं लिखने से, जर्नलिंग से मदद मिले। और छोटी छोटी कामयाबियों का भी जश्न मनाएं। आत्म स्वीकृति एक सफर है, कोई मंजिल नहीं, ये चलता रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम मुद्दा है लचीलापन, यानी रेजिलियंस। ये वो काबिलियत है जो हमें मुश्किलों से टकराकर गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने में मदद करती है। ये सिर्फ वापस अपनी जगह पर आना नहीं है, बल्कि मुश्किलों से सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और देखिए, आत्म स्वीकृति और लचीलापन कितने जुड़े हुए हैं। जब हम खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं तो हम मुश्किल वक्त में खुद पर ज्यादा सख्त नहीं होते, थोड़ा रहम करते हैं। लचीलापन हमें ये समझने में मदद करता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे ही, ये तो तय है, पर हम उनसे निपट सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात हमें परिभाषित नहीं करते, बल्कि हम उनसे कैसे निपटते हैं ये मायने रखता है। सामग्री में एक उदाहरण था किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी अचानक नौकरी चली गई। अब वो हार मान सकता था, है ना, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसे एक मौका समझा
नए रास्ते तलाशने का, नए लोगों से मिलने का, अपनी स्किल्स बेहतर करने का। उसने हालात के हिसाब से खुद को ढाला और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकला। ये है लचीलापन। कमाल का उदाहरण था ये। और ये क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में तो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है। हम तनाव, चिंता, डर को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। हम बदलावों को आसानी से अपना पाते हैं, मतलब एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। हमारी समस्याओं सुलझाने की क्षमता बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि हर चुनौती जिसे हम पार करते हैं वो हमें यकीन दिलाती है कि हम आगे भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो लचीलापन मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि उनके बीच से रास्ता बनाना और मजबूत होना सिखाता है। इसे बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके भी हैं जिनका जिक्र था। एक तो है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, यानी ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और मुश्किलें हमें सिखाने आती हैं। वो फिक्स्ड माइंडसेट वाली बात नहीं। दूसरा, अपना ध्यान रखना, अच्छी नींद, सही खान पान, कसरत और तनाव कम करने वाली एक्टिविटीज। ये बेसिक है पर बहुत जरूरी। तीसरा, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, दोस्त, परिवार या कोई मेंटर जो सलाह और हौसला दे सके, अकेला महसूस न करें। बिल्कुल। और साथ ही अपनी गलतियों से सीखना। हर बार जब कुछ गलत हो तो पूछना, ओके, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। और एक उम्मीद भरी पर यथार्थवादी सोच रखना, उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें हम बदल सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। और मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना, शायद कोई छोटा सा पॉजिटिव पहलू। लचीलापन हमें सिखाता है कि हम हालात से शिकार नहीं है, बल्कि हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हमारे हाथ में है वो। सही। अब बात करते हैं कृतज्ञता या शुक्रगुजार होने की, ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, है ना, बल्कि अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को पहचानना और उनकी सच में कद्र करना है। छोटी छोटी खुशियों से लेकर बड़ी कामयाबियों तक हर चीज की कृतज्ञता ये एक बहुत शक्तिशाली मानसिक स्थिति है, बहुत ज्यादा। ये हमारा नजरिया बदल सकती है, हमारे रिश्ते बेहतर कर सकती हैं, और हाँ, हमें ज्यादा लचीला भी बना सकती है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है बजाय इसके कि क्या नहीं है, तो जिंदगी अपने आप ज्यादा भरपूर और संतुलित लगने लगती है। फोकस बदल जाता है। हाँ, सोचिए, काम पर एक बहुत मुश्किल दिन है, सब कुछ भारी लग रहा है। उसी पल अगर हम बस 1 मिनट रुककर किसी मददगार सहकर्मी के बारे में सोचें या हाल में मिली किसी छोटी सी सफलता को याद करें, तो मूड बदल सकता है। मुश्किलें शायद उतनी ही रहे, पर उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। वो बोझ हल्का लगने लगता है। बिल्कुल। और नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करने के कई फायदे सामने आए हैं, वैज्ञानिक रूप से भी। ये मानसिक सेहत सुधारता है, तनाव, डिप्रेशन और चिंता कम करता है। ये रिश्ते मजबूत करता है, क्योंकि जब हम दूसरों का आभार जताते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, कनेक्शन बनता है। ये हमें ज्यादा आशावादी बनाता है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। और ये हमें ज्यादा संतुष्ट बनाता है, क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से कम करते हैं। वो जो सोशल मीडिया वाली तुलना है वो कम हो जाती है। कृतज्ञता हमें कमी के बजाय बहुतायत पर, मतलब एबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इसे अपनी आदत बनाने के कुछ तरीके भी सुझाए गए थे, बहुत सिंपल तरीके, जैसे एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना, रोज सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, छोटी छोटी भी चलेंगी। या 3 अच्छी बातें सोचना, दिन के आखिर में याद करना कि आज क्या अच्छा हुआ और क्यों। दूसरों को सीधे तौर पर धन्यवाद देना, चाहे वो एक मैसेज हो, फोन कॉल हो या आमने सामने, उन्हें बताना कि वो मायने रखते हैं। और एक और तरीका है माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करना। जब आप खाना खा रहे हों या टहल रहे हों या किसी अपने के साथ हों, तो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहकर उसकी कद्र करना, उस अनुभव को जीना। कुछ लोग अपने आसपास ऐसी चीजें रखते हैं जो उन्हें शुक्रगुजार होने की याद दिलाएं, जैसे कोई तस्वीर या कोई कोट, विजुअल रिमाइंडर्स। कृतज्ञता को जीवन के हर पहलू में लाया जा सकता है, अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, यहाँ तक कि चुनौतियों से मिले सबक के लिए भी, हर चीज में। बिल्कुल। अच्छा, अब अंदरूनी दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं दूसरों के साथ हमारे व्यवहार की। दूसरा सिद्धांत है स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। ये वो अनकही रेखाएं हैं जो हम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं और अपनी व्यक्तिगत जगह, मतलब पर्सनल स्पेस की रक्षा के लिए खींचते हैं। हाँ, और सीमाओं के बिना
क्या होता है, हम अक्सर थका हुआ, नाराज या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया हुआ महसूस कर सकते हैं। बर्नआउट हो सकता है। सीमाएं दूसरों को ये समझने में मदद करती हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। उन्हें पता चलता है कि कहाँ रुकना है। ये स्वस्थ बातचीत का आधार बनती हैं और हमें बिना अपराध बोध के, बिना गिल्ट के ना कहने की हिम्मत देती हैं। हाँ, जैसे वो उदाहरण था, मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी बार बार आपसे अपने काम में मदद मांगता है और आप मना नहीं कर पाते, भले ही इससे आपका अपना काम रुकता हो। सीमा तय करने का मतलब होगा विनम्रता से उन्हें समझाना कि आप कभी कभी मदद कर सकते हैं जरूर, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी होगी। और ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, स्पष्ट सीमाएं हमें मानसिक शांति देती हैं, क्लैरिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या करने में सहज हैं और क्या नहीं। इससे हमें दूसरों से सम्मान मिलता है। जब आप अपनी इज्जत करते हैं तो दूसरे भी करते हैं, और ये हमें अपराध बोध से बचाती है, खासकर जब हमें ना कहना पड़ता है या अपने लिए समय निकालना होता है। सीमाएं रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ बनाती हैं, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हैं। तो सीमाएं बनाने के व्यावहारिक तरीके क्या हो सकते हैं? कुछ स्टेप्स थे इसमें। पहला कदम है अपनी सीमाओं को पहचानना। ध्यान दें कि किन हालात में आप तनाव, बेचैनी या थकावट महसूस करते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? ये वो जगह हो सकती हैं जहां सीमाएं खींचने की जरूरत है। दूसरा, सीधे और साफ शब्दों में अपनी बात रखना। मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करना, जैसे मुझे शाम को आराम करने की जरूरत होती है या मैं इस समय यह काम नहीं ले पाऊंगी। ब्लेम गेम नहीं। तीसरा, विनम्रता से ना कहना सीखना। ये मुश्किल हो सकता है, खासकर शुरू में, पर जरूरी है। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें, जैसे किसी आमंत्रण को मना करना, बुलाने के लिए शुक्रिया, पर मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा। बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं। चौथा, अगर कोई आपकी सीमाओं को बार बार लांघे तो शांति से अपनी बात दोहराना और उसके परिणाम बताना, मतलब कॉन्सिक्वेंस। और पांचवा, अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो सीमाएं बनाए रखना आसान हो जाता है। हाँ, और सीमाएं कई तरह की हो सकती हैं। शारीरिक, जैसे पर्सनल स्पेस, किसे गले लगाना है किसी नहीं। भावनात्मक, दूसरों की समस्याओं का बोझ न उठाना। समय की सीमाएं, कब उपलब्ध है कब नहीं। और आजकल तो डिजिटल सीमाएं भी बहुत जरूरी हैं, जैसे काम के बाद ईमेल या मैसेज चेक ना करना, नोटिफिकेशंस बंद करना। शुरुआत करने वालों के लिए छोटी शुरुआत करना अच्छा है। एक ऐसी सीमा चुनें जो आसान लगे, और तैयार रहें कि शायद शुरुआत में लोग आपकी सीमाओं को पसंद ना करें, उन्हें अजीब लगे, पर दृढ़ रहें, सम्मान से। सही कहा। सीमाओं के बाद बात आती है रिश्तों की। छठा सिद्धांत है मजबूत रिश्ते बनाना, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। देखिए, इंसान सामाजिक प्राणी है ना? और हमारे रिश्ते हमारी खुशी, सेहत और जीवन की गुणवत्ता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, शायद सबसे बड़ा। मजबूत रिश्ते बनाने का मतलब है उनमें विश्वास, सम्मान और आपसी सहयोग विकसित करना। बिल्कुल, इसमें खुलकर बातचीत करना, साथ में अच्छे पल बिताना, क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं, और एक दूसरे की जरूरतों को समझना शामिल है। अच्छे रिश्ते अपने आप नहीं बन जाते, उन्हें समय, ऊर्जा और देखभाल से सींचना पड़ता है, जैसे पौधे को सींचते हैं। हाँ, उस दोस्त के बारे में सोचिए जो मुश्किल वक्त में हमेशा आपके साथ होता है, जो बिना जज के आपकी बात सुनता है और जो आपकी तरक्की में खुश होता है जेन्युइनली। ऐसे रिश्ते आपसी सम्मान और समझ पट्टी के होते हैं और हमें अपनेपन का एहसास कराते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक मजबूती बढ़ती है। मिली जानकारी में ये बात भी सामने आई कि अच्छे रिश्तों का हमारी शारीरिक सेहत पर भी असर पड़ता है। ये एक कमाल की बात है। मजबूत सामाजिक संबंधों वाले लोगों में ब्लड प्रेशर कम होने, इम्यूनिटी बेहतर होने और यहाँ तक कि लंबी उम्र जीने की संभावना भी देखी गई है। रिश्ते हमें व्यक्तिगत रूप से भी विकसित करते हैं। हम हमदर्दी, धैर्य और बेहतर संवाद करना सीखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। तो रिश्ते मजबूत कैसे करें? क्या करें इसके लिए? पहला और सबसे जरूरी है सक्रिय होकर सुनना, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना, अपना पूरा ध्यान देना, बीच में ना टोकना, सवाल पूछना, समझना कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरा, तारीफ और आभार जताना, छोटी छोटी बातों के लिए भी।
लोगों को बताएं कि आप उनकी कद्र करते हैं। तीसरा, जैसा हमने पहले बात की, सीमाएं तय करना और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना, ये रिश्तों के लिए भी जरूरी है। चौथा, खुलकर और ईमानदारी से बात करना, अपनी जरूरतें और भावनाएं जाहिर करना, पर सम्मान के साथ, मुश्किल बातें भी। और पांचवा, माफ करने और आगे बढ़ने की इच्छा रखना। रिश्तों में गलतफहमियां होती हैं, टकराव होते हैं, पर उन्हें पकड़कर ना बैठना ही रिश्ते को टिकाए रखता है। बिल्कुल, और ये सिद्धांत हर तरह के रिश्ते पर लागू होता है। परिवार, दोस्ती, रोमांटिक रिश्ते और हाँ, काम की जगह के रिश्ते भी, प्रोफेशनल रिश्ते। शुरुआत करने के लिए बस इतना करें कि जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह वहीं हों। फोन या दूसरी ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें, प्रेजेंट रहें। रिश्तों की संख्या से ज्यादा उनकी गहराई, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। और याद रखें, विश्वास बनाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। ये रातों रात नहीं होता। रिश्तों के साथ साथ समाज में अपना योगदान देना भी जरूरी महसूस होता है कई बार। 12वां नियम है वापस देना, यानी गिविंग बैक। ये सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि दूसरों और अपने समुदाय के लिए कुछ करना है। ये हमारी हमदर्दी और करुणा का इजहार है। हाँ, और वापस देना सिर्फ दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं है, ये हमारी अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए भी बहुत जरूरी है। ये 2-वे स्ट्रीट है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक खास तरह की खुशी मिलती है, जिसे हेल्पर्स हाई भी कहा जाता है। एक अच्छा महसूस होता है। इससे हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, कोई पर्पस है। हम समाज से जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। इसका कोई भी रूप हो सकता है, जैसे कोई स्थानीय पशु आश्रम में जाकर जानवरों की देखभाल करता है, या कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, अपना ज्ञान बांटता है, या कोई रक्तदान करता है। ये छोटे छोटे काम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं और करने वाले को गहरी संतुष्टि दे सकते हैं। इसके कई तरीके हैं जो सामग्री में बताए गए थे। अपना समय देना, किसी संगठन के साथ स्वयं सेवा करना, वॉलंटियर करना, अपना हुनर बांटना, जैसे किसी को कुछ सिखाना जो आपको आता है, मेंटरिंग करना, किसी अच्छे काम के लिए आर्थिक मदद देना अगर आप कर सकते हैं, बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे किसी पड़ोसी की मदद कर देना, या फिर पर्यावरण का ध्यान रखना, रिसाइकलिंग करना, कचरा कम करना, पानी बचाना। ये सब भी वापस देने के ही रूप हैं, धरती को वापस देना। और ये सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, अपने करीबी रिश्तों में भी हो सकता है। परिवार में एक दूसरे का सहारा बनना, दोस्तों की मुश्किल में मदद करना, काम पर सहकर्मियों का हाथ बटाना, ये सब भी वापस देने का ही हिस्सा है। शुरुआत करने के लिए कोई ऐसा काम चुने जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको अच्छा लगे। छोटा कदम उठाएं और इसे अपनी आदत बनाने की कोशिश करें। हफ्ते में 1 घंटा या महीने में कुछ घंटे। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं जिंदगी के प्रबंधन और विकास वाले हिस्से पर। तीसरा, 8वां और 13वां नियम जो बार बार सामने आ रहा था, वो है निरंतर सीखना, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग या लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये आज की तेजी से बदलती दुनिया में शायद सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात इतनी अहम है कि इसे कई तरह से दोहराया गया, और सही भी है। इसका मतलब है जीवन भर कुछ नया सीखना, नए हुनर हासिल करने और नए नजरिए अपनाने के लिए तैयार रहना, क्यूरियस रहना। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिज्ञासु बने रहना है, पूछते रहना, खोजते रहना। निरंतर सीखना हमारे दिमाग को तेज रखता है, जैसे कसरत शरीर को फिट रखती है। मेंटल फिटनेस, ये हमें ज्यादा अनुकूलनशील बनाता है। हम बदलावों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना सीखते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम कुछ भी सीख सकते हैं तो हम नई चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं। और ये हमारी सोच को बड़ा करता है, हमें दुनिया को अलग अलग नजरियों से देखना सिखाता है, पर्सपेक्टिव मिलता है। इसे आदत कैसे बनाएं? कुछ व्यवहारिक तरीके सुझाए गए थे, जैसे सीखने के छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, स्पेसिफिक गोल्स। मुझे इस महीने ये सीखना है। रोजाना सिर्फ 15 मिनट कुछ नया सीखने के लिए निकालना, चाहे कोई लेख पढ़ना हो, कोई पॉडकास्ट सुनना हो, कोई भाषा ऐप यूज करना हो, या किसी स्किल की प्रैक्टिस करनी हो। बस 15 मिनट। दूसरों से फीडबैक मांगना और उसे सुधार के मौके की तरह देखना, डिफेंसिव नहीं होना। अपने आसपास सीखने का माहौल बनाना, किताबें, पॉडकास्ट, जानकारी देने वाले लोग, ऑनलाइन कोर्सेज। और हाँ, प्रयोग करने और गलतियां करने से ना डरना, ये बहुत जरूरी है। सीखना अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की मांग करता है, वहीं ग्रोथ होती है। हर गलती एक सबक है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सीखना किसी भी क्षेत्र में हो सकता है,
अपने काम से जुड़ा कोई नया शौक, अपनी भावनाओं को बेहतर समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस या नई टेक्नोलॉजी सीखना। शुरुआत अपनी रुचि की चीजों से करें, मुफ्त संसाधनों का फायदा उठाएं, इंटरनेट पर बहुत कुछ है, और अपनी प्रगति पर नजर रखें, देखें कि आप कहां तक पहुंचे। सीखने के साथ साथ जरूरी है अपने समय का सही इस्तेमाल करना, जो कि अक्सर मुश्किल लगता है। चौथा नियम है समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय शायद हमारा सबसे कीमती संसाधन है, क्योंकि ये लिमिटेड है। एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसे ठीक से मैनेज करना हमें तनाव से बचाता है और हमें वो करने का मौका देता है जो हमारे लिए वाकई जरूरी है। बिल्कुल। और समय प्रबंधन का मतलब हर मिनट को काम से भरना नहीं है। ये काम गलतफहमी है, बल्कि सोच समझकर ये तय करना है कि हम अपना समय कहाँ लगाना चाहते हैं। इंटेंशनल होना, अपने कामों को अपने लक्ष्यों और मूल्यों के साथ जोड़ना है। जो जरूरी है उसे पहले करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कम समय में ज्यादा हासिल कर पाते हैं और जिंदगी ज्यादा काबू में लगती है, कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, सोचिए अगर आप बिना किसी योजना के काम, परिवार और अपनी निजी जरूरतों के बीच भाग दौड़ कर रहे हैं तो कैसा महसूस होगा? शायद थका हुआ, बिखरा हुआ और बोझिल, ओवरवेल्म्ड। वहीं अगर आप योजना बनाकर हर चीज के लिए समय निकालते हैं तो संतुलन बनाना आसान हो जाता है, बैलेंस आता है। प्रभावी समय प्रबंधन असल में हमें ज्यादा आजादी देता है, कम नहीं, ज्यादा। इसके लिए कुछ जानी मानी तकनीकें हैं जो काफी कारगर हैं, जैसे आइजनहावर मैट्रिक्स, कामों को उनकी अर्जेंसी कितना जरूरी और इम्पोर्टेंस कितना महत्वपूर्ण के हिसाब से बांटना। वो 4 क्वाड्रेंट्स, जरूरी और तुरंत, अभी करें, जरूरी पर तुरंत नहीं, बात के लिए प्लान करें, तुरंत पर जरूरी नहीं, किसी और को दें या कम करें, और न तुरंत न जरूरी, हटा दें। इससे क्लैरिटी मिलती है। एक और तकनीक है पोमोडोरो। 25 मिनट फोकस से काम करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। 4 बार ऐसा करने के बाद एक लंबा ब्रेक। इससे एकाग्रता बनी रहती है और थकान कम होती है, खासकर लंबे कामों के लिए अच्छा है। स्मार्ट लक्ष्य बनाना भी जरूरी है, यानी लक्ष्य स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, हासिल करने लायक, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ हों, वरना लक्ष्य बस हवा में रहते हैं। और कुछ छोटी आदतें भी बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे अगले दिन की योजना रात को ही बना लेना, सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, या उन कामों को ना कहना सीखना जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। ये बाउंड्रीज से जुड़ता है। समय प्रबंधन काम, पढ़ाई, घर, सेहत, हर जगह लागू होता है। शुरुआत किसी प्लानर या ऐप से करें। एक बार में एक ही काम पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग अक्सर उलझा देती है। और हफ्ते में एक बार देखें कि आपका समय कहाँ गया और क्या बेहतर हो सकता है। रिव्यू करना जरूरी है। समय के साथ साथ पैसे का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इस पर बात करने से कतराते हैं। 9वां नियम है वित्तीय जिम्मेदारी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है अपने पैसों को लेकर सोच समझकर फैसले लेना, ताकि हम स्थिर रह सकें, आजाद महसूस कर सकें और भविष्य के लिए सुरक्षित रहें। हाँ, और वित्तीय जिम्मेदारी सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ये अपने साधनों के भीतर रहना है, मतलब जितनी चादर हो उतनी पैर पसारना, बेवजह के कर्ज से बचना और भविष्य की जरूरतों जैसे रिटायरमेंट या कोई इमरजेंसी के लिए तैयारी करना है, प्लानिंग। ये हमें मन की शांति देता है और मुश्किल वक्त में सहारा बनता है, एक सेफ्टी नेट। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने आप बचत खाते में डाल देता है, ऑटोमेटिक सेविंग, जो अपने खर्चों पर नजर रखता है, ट्रैक करता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और गैर जरूरी चीजों पर पैसे उड़ाने से बचता है, सोच समझकर खर्च करता है। ऐसा करके वो न सिर्फ एक सुरक्षा कवच बना रहा है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जैसे घूमना या कुछ नया सीखना, पैसे भी जमा कर रहा है। वित्तीय रूप से जिम्मेदार होने के कई फायदे हैं। स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी, अप्रत्याशित खर्चों का डर कम होता है, तनाव कम होता है क्योंकि पैसों की चिंता कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। अवसर बढ़ते हैं, बचत और निवेश से घर खरीदना, अच्छी शिक्षा पाना या आराम से रिटायर होने जैसी चीजें संभव हो पाती हैं। ऑप्शंस खुलते हैं और हमें सशक्तिकरण और आजादी मिलती है। हम अपनी मर्जी से फैसले ले पाते हैं, न कि पैसों की कमी के कारण मजबूर होकर। इसके लिए कुछ बुनियादी कदम है जो कोई भी उठा सकता है। बजट बनाना और अपने खर्चों को ट्रैक करना,
ये जानना कि पैसा कहाँ जा रहा है, आजकल कई ऐप्स हैं इसके लिए। एक इमरजेंसी फंड बनाना, कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम अलग रखना किसी सुरक्षित जगह पर। ज्यादा ब्याज वाले कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बचना या उसे जल्दी चुकाना, ये बहुत महंगा पड़ता है। अपने वित्तीय लक्ष्य तय करना, छोटे जैसे अगले साल घूमने जाना और बड़े जैसे रिटायरमेंट और निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को समझना। थोड़ी बहुत जानकारी लेना, डरना नहीं। बिल्कुल। और ये बातें व्यक्तिगत वित्त, करियर जैसे सैलरी नेगोशिएट करना, परिवार, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और सेहत व रिटायरमेंट प्लानिंग पर लागू होती हैं। शुरुआत छोटे कदमों से करें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, बचत को ऑटोमेटिक बनाएं और इस विषय में जानकारी हासिल करते रहें। फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। अपने वित्त का नियंत्रण लेना ज्यादा स्वतंत्रता लाता है, आजादी। और आखिर में 7वां नियम, जो इन सब का आधार है, जिसके बिना बाकी सब शायद उतना कारगर न हो पाए, वो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ये सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन दोनों का सक्रिय रूप से ध्यान रखना है। इसमें कसरत, पोषण, आराम, भावनात्मक संतुलन, तनाव प्रबंधन सब कुछ आता है। एक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य में सही खानपान, नियमित कसरत और पर्याप्त नींद आती है। ये 3 स्तंभ हैं। मानसिक स्वास्थ्य में अपनी भावनाओं को समझना, तनाव को नियंत्रित करना और एक सकारात्मक या कम से कम यथार्थवादी सोच रखना शामिल है। ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। मन ठीक नहीं तो तन पर असर पड़ता है, तन ठीक नहीं तो मन पर, और ये मिलकर ही हमें एक ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। सोचिए, अगर आपकी नौकरी तनावपूर्ण है और जिंदगी व्यस्त है, लेकिन फिर भी आप कसरत, संतुलित भोजन और कुछ मिनट ध्यान या शांति के लिए निकालते हैं, तो आप ज्यादातर समय ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होंगे। आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। बिल्कुल। अपनी सेहत का ध्यान रखने के फायदे अनगिनत हैं। ज्यादा ऊर्जा और जोश, मानसिक रूप से ज्यादा मजबूती, जैसे हमने लचीलेपन में बात की, बेहतर फोकस और सोचने की स्पष्टता, और लंबे समय तक खुशी और बेहतर जीवन। याद रखना जरूरी है कि मन और शरीर अलग नहीं है, वे एक सिस्टम है। एक का असर दूसरे पर पड़ता ही है। शारीरिक सेहत के लिए कुछ मुख्य बातें जो बार बार कही जाती हैं पर जरूरी हैं। नियमित कसरत, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम दर्जे की, जैसे तेज चलना, या 75 मिनट तेज कसरत, जैसे दौड़ना, कुछ भी जो आपको पसंद हो। संतुलित आहार, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड कम, पर्याप्त पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना और अच्छी नींद। वयस्कों के लिए रोज रात 7-9 घंटे, इसे नजरअंदाज ना करें। और मानसिक सेहत के लिए माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास मन शांत करता है और फोकस सुधारता है। रोज कुछ मिनट। तनाव कम करने के तरीके अपनाना, जैसे गहरी सांस लेना, प्रकृति में समय बिताना, हॉबीज में लगना, जो भी आपके लिए काम करे। स्वस्थ सीमाएं बनाना, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, दोस्तों से, परिवार से या किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, काउंसलर से। इसमें कोई शर्म नहीं है, ये ताकत की निशानी है। इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। तो ये थे वो कुछ अहम सिद्धांत जो हमें मिली सामग्री से सामने आए। आत्मस्वीकृति और लचीलेपन से लेकर सीमाएं बनाने, रिश्ते निभाने, सीखते रहने, समय और पैसे का प्रबंधन करने, सेहत का ध्यान रखने और समाज को कुछ वापस देने तक काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, और जैसा हमने देखा, ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरकनेक्टेड। एक सिद्धांत दूसरे को मजबूत करता है, जैसे आत्मस्वीकृति से लचीलापन बढ़ता है, अच्छी सेहत से सीखने की क्षमता बढ़ती है, वगैरह वगैरह। ये सब मिलकर एक ज्यादा संतुलित, सार्थक और खुशहाल जीवन का खाका तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। इन्हें जीवन में उतारने में वक्त लग सकता है, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, पर हर छोटा कदम मायने रखता है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सभी सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अगर आप आज से ही अपनी जिंदगी में थोड़ा और ज्यादा लागू करना शुरू करें तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है? सिर्फ एक चुनना हो तो। या ये सोचें कि ये सारे सिद्धांत एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं।
एक मजबूत नींव कैसे बेहतर रिश्तों और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती है। इनकी आपसी जुड़ाव पर विचार करना भी दिलचस्प हो सकता है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.